बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो कुछ बीमारियों से रिलेटेड है और ये बीमारियां जो हैं वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं। वो हमारे पास हेडिंग है सम कॉमन डिजीज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अब ये कौन कौन सी डिजीज़ हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये होती किन वजूहात की बुनियाद पर हैं, तो उसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या है? ये जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होगा तो इसको आपने एक डिज़ीज़ के तौर पे कंसिडर नहीं करना। ये बेसिकली सिम्टम है दूसरी जो होने वाली डिजीज़ है रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। लाइक वो लिखता है कि वो कहता है कि डिस्पेप्सिया क्या है? दैट इज़ इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन, यानी जब आपकी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस या तो कंप्लीट ना हो रहा हो या प्रॉपरली ना हो रहा हो, तो देन हम उसे डिस्पेप्सिया कहेंगे। देन दैट इज़ नॉट अ डिजीज़ बट अ सिम्टम। ये एक सिम्टम के तौर पे या सिम्टोमेटिक चेंज है फॉर द अदर डिसऑर्डर्स। अब वो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसमें? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, पेट का दर्द हो सकता है, फ्लैचुलेंस है, पेट में जो गैसेस का बनना उनका फॉर्ट की शक्ल में बॉडी से निकलना, देन हार्ट बर्न, आपको तेजाबियत जो होती है, देन नोजिया जिसे हम दिल मतलाना कहेंगे, या वॉमिटिंग जो है, कै का आना, that occur due to excessive acidity and faulty functioning of the stomach and intestine। ये तब होगा कि जब आपके बॉडी के अंदर एक्सेसिव एसिडिटी हुई हो या आपका जो है स्टमक या इंटेस्टाइन में कोई किसी किस्म का फॉल्ट हो। अब चलते हैं हम असल डिज़ीज़ की तरफ, जो कि नॉर्मली हम इसके बारे में सुनते भी हैं और कई लोगों को इस बीमारी से गुजरे भी होंगे। इसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। लेकिन इसके बारे में हम सही तरीके से नहीं जानते ये फूड पॉइजनिंग है क्या, ये होती क्यों है और इसके अंदर क्या क्या अलामात हो सकती हैं। तो फूड पॉइजनिंग जो है दैट इज़ द इलनेस फ्रॉम इनडाइजेशन। ये बेसिकली एक इलनेस है जिसमें आप इनडाइजेस्ट करते हैं किस चीज़ को? फूड कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंस। ऐसे फूड की इंटेक जिसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो और वो जब आपके स्टमक में डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरे, तो अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में दाखिल हो चुका है तो देन आपको क्या हो जाएगी? फूड पॉइजनिंग। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस बना कौन रहे हैं, ये आते कहाँ से हैं? तो बेसिक वो कहते हैं कि टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला एंड कैम्पाइलोबैक्टर। दो ऐसी आपके पास कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की जो कि फूड पॉइजनिंग का बायस बन सकती हैं, जिसमें हमारे पास साल्मोनेला है और दूसरा हमारे पास कैम्पाइलोबैक्टर है। फिर ये कौन से बैक्टीरिया हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं और किधर से अगेन ये फूड पॉइजनिंग की बीमारी हमारे तक पहुंचती है? वो कहता है कि बैक्टीरिया लिव इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ कैटल, चिकन एंड डक। ये बैक्टीरिया जो है ये हमारे आंतों में, जो मवेशी हैं उनकी आंत में, चिकन की आंत में, या आपके पास क्या है कि डक के इंटेस्टाइन्स में पाए जाएंगे। वो कहता है कि इफ़ यू ईट मीट और एग्स, अगर आप ऐसा कोई गोश्त या ऐसे जानवर के अंडे और सेकेंडली दूध पीते हैं विच इज़ कंटामिनेटेड विद दीज बैक्टीरिया, यू बिकम इल। और आप क्या हो जाएंगे? फिर उसकी वजह से बीमार हो जाएंगे और आपको क्या हो चुकी होगी? फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या हैं? अगेन क्योंकि ये रिलेटेड है डिस्कम्फर्ट और ये हमने पीछे पढ़ा जैसा एब्डोमिनल पेन, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं ये पेट से रिलेटेड या गट से रिलेटेड हैं। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे भी कुछ सिम्टम मिलते जुलते होंगे, जैसा कि हमारे पास डायरिया है, वॉमिटिंग, कैक आना और अगेन एब्डोमिनल पेन का होना। तो अगर ये तीन बेसिक सिम्टम्स आपकी बॉडी में चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फूड पॉइजनिंग से गुजर रहे हो सकते हैं। अब फूड पॉइजनिंग वाले जो बैक्टीरिया हैं वो इन तमाम चीज़ों के अलावा जो हमने अभी डिस्कस की, जैसा चिकन, डक और कैटल के बारे में, उनके एग, मीट और हमारे पास जो मिल्क है, उसके अलावा ये किस तरह हमारे तक पहुंचता है? तो घरों में हम नॉर्मली जो है मीट को स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, और जब कभी हमने इस्तेमाल करना होता है तो उसको हम निकालते हैं तो डीफ्रॉस्ट करते हैं। अब डीफ्रॉस्ट करने के नतीजे में जो लिक्विड यानी जो उसमें से पानी निकल रहा होता है, अगर वो उन बर्तनों को जाके लग जाता है जिस पे आपने खाना खाना है और वो कंटामिनेट हो चुके हैं, तो देन आपको अगेन फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो कहते हैं कि लिक्विड कम फ्रॉम डाइजेस्टिंग defrosting meat, contact with any utensils that we use for food can also cause food poisoning। तो उसकी वजह से भी हमें क्या है? फूड पॉइजनिंग का सामना करना पड़ सकता है। फिर फूड पॉइजनिंग की जो सबसे स्वेयर हालत है जिसमें हम कहते हैं कि दैट कैन बी फैटल, तो वो हमारे पास है बोचुलिज्म।
Botulism is the severe form of food poisoning which is caused by the bacteria known to be the Clostridium botulinum, जिसे हम Clostridium botulinum कहते हैं। और ये बैक्टीरिया हमारे तक कहाँ से पहुँच रहे हैं? खासतौर पे जो कैंड फूड है, अगर वो प्रॉपरली आपके पास कैंड नहीं आते, और देन जो प्रिजर्व फूड हैं, इनके थ्रू ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी तक पहुँचने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। एंड दैट कैन कॉज बॉचुलिज्म। और इसमें बेसिक जो कॉज है और इससे हमें जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बड़ा मैं कहूँगा कि फैटल है, तो हमारे पास कार्डियक और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है। सादा अल्फाज में इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। लेकिन इसकी कुछ अर्ली सिम्टम्स भी हैं। हर बीमारी के एक अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो हमें बता देते हैं कि ये सिवियरिटी की तरफ मूव कर रही है और इसका इलाज करना ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या है कि वो अर्ली सिम्टम्स में हमारे पास कुछ इसकी डिजीज़ से रिलेटेड है, जिसमें फटीग है, जिस्म में थकावट होना, फिर हमारे पास डिजीनेस है, गनूदगी, डबल विजन, दो दिखना, हेडेक है, सर का दर्द, नौजिया है हमारे पास, जिसमें दिल मतलाना, वॉमिट है, वॉमिटिंग शामिल है यानी कह का आना, डायरिया है, और देन आपके पास एब्डोमिनल पेन वगैरह उसके अंदर शामिल है। तो ये हमारे पास क्या था, फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिज़ीज़ है वो हमारे पास है ओबेसिटी। ओबेसिटी को हम मोटापा भी कहते हैं, और ये मोटापा होता क्यों है और किस बुनियाद पर होता है उसको हम देख लेते हैं। वो कहते हैं व्हेन अ पर्सन हैज़ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट ऑन द बॉडी दैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। यानी बेसिक जो टर्म एम्प्लॉय होती है ओबेसिटी की, उससे मुराद ये है कि जब एक पर्सन जिसकी बॉडी पे नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाए तो उसे हम ओबेसिटी की टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करते हैं। फिर ओबेसिटी से रिलेटेड जो टर्म है वो है हमारे पास ओबेस। ठीक है, ओबेस क्या है कि वो कहते हैं व्हेन वन ईट्स टू मच फूड देन बॉडी रिक्वायरमेंट। जब एक इंसान अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फूड इनटेक ले एंड दैट सरप्लस फूड इज स्टोर्ड एज फैट, तो उसकी बॉडी में जो वो सरप्लस फूड है वो फिर फैट के तौर पे स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मोटा होना लग पड़ता है। अब ये मोटा होने के पीछे कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि मोटापे का बायस बनते हैं, और जहाँ पे फैट्स इकट्ठे होंगे तो उनको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज़। अभी एडिपोज टिश्यू क्या है? वो कहते हैं कि जब सर्टन सेल्स एक्यूमुलेट ड्रॉप्स ऑफ फैट्स, अब जो एक्स्ट्रा फैट सरप्लस फैट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जब छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में इकट्ठा होगा सेल्स के अंदर, तो फिर एक टाइम आएगा कि वो लार्ज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेगा जब उसका नंबर और साइज इंक्रीज होगा। तो वो जब लार्ज ग्लोब्यूल की शक्ल इख्तियार करता है तो वो सेल के न्यूक्लियस को एक साइड पे धकेलना शुरू कर देता है थिन मेम्ब्रेन की तरफ, और सेकेंडली फिर वो अपनी जगह बनाने के बाद कुछ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिन्हें हम नाम देते हैं फैट सेल्स का। ये जो फैट सेल्स का जहाँ पे भी एक ग्रुप मौजूद होगा उन्हें हम एडिपोज टिश्यू का नाम देंगे। अभी एडिपोज टिश्यू नॉर्मली बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में पाए जाते हैं? तो हमारे पास इट्स स्टोर्ड इन एब्डोमेन, अराउंड द किडनी एंड अंडर द स्किन। यानी ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्मली अगर आप देखें जब भी मोटापा स्टार्ट होता है तो वो पेट का बढ़ना उसके अंदर शामिल है, यानी एब्डोमेन में मौजूद होंगे। फिर किडनीज के पास जो है फैट्स मौजूद होते हैं, और कुछ जो है आपके अंडर द स्किन मौजूद हैं जो कि सिंपल इंसुलेशन का भी काम कर रहे हैं, और उसके अदर रोल भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। फिर हमारे जहन में एक और सवाल आता है कि कुछ लोग मोटे जल्दी हो जाते हैं और कुछ लोग मोटे जल्दी नहीं होते, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? वो कहता है सम पीपल नेवर सीम टू गेट फैट। कुछ लोग जो हैं जितना मर्जी खा लें लेकिन वो मोटे नहीं होंगे। उसके पीछे रीज़न अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वो कहते हैं कि देयर इज़ एक्सप्लेनेशन प्रॉबेबली, यानी हमें कोई सही तरीके से नहीं पता कि बेसिक रीज़न इसके पीछे क्या है, बट हम दो चीज़ों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। वो एक सबसे पहले चीज़ है हमारे पास हार्मोन्स का, और सेकेंडली हेरिडिटी, यानी आपको विरासती तौर पे मोटापा जो है वो मिला या नहीं मिला। तो ये दो चीज़ों पर बेस करता है कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा खाएं भी तो मोटे नहीं होंगे। अब जो एक ओबेस पर्सन है उसको नॉर्मल पर्सन की निस्बत किन किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना, कौन कौन सी दूसरी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी बुनियाद पे ओबेसिटी को दूसरी बीमारियों की माँ भी माना जाता है। तो वो क्या है कि जो बंदा ओबेस होगा इट कैन सफ़र फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट डिजीज़ उसके अंदर होने के बड़े चांसेस होते हैं, फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसी बीमारी उसको लग सकती है, और स्टमक डिसऑर्डर कॉमन होते हैं जो कि एक आपको नॉर्मल बॉडी वेट वाले में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये ओबेसिटी है हमारे पास जो कि अगेन एक न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज़ है। फिर हमारे पास एक साइकेट्रिक डिजीज़ है, ये एक है क्योंकि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, बेसिकली साइकेट्रिक, उसे हम नाम देते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है
इसको मैंने जैसा कि आपको समझाया कि एक साइकेट्रिक डिजीज़ है। ये साइकेट्रिक डिजीज़ किस तरह है, वो कहते हैं कि इसमें एक इंसान जो है उसको खौफ होना शुरू हो जाता है कि अगर वो ज़्यादा खाएगा तो कहीं वो मोटा ना हो जाए। तो दैट इज़ फियर ऑफ बिकमिंग ओबेस। ये ज़्यादातर उन लड़कियों में होता है जो कि एज ऑफ 12 to 21 के नज़दीक होती हैं और नियर टू हिट द प्यूबर्टी किया होता है। तो उसमें हमारे पास क्या है कि दे नीड सम साइकेट्रिक थेरेपी, क्योंकि वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अगर ज़्यादा खाएंगी तो वो मोटी हो जाएंगी और उस पीछे वो कम खाने की बुनियाद पर मेल न्यूट्रिएंट होना शुरू हो जाती हैं। जब मेल न्यूट्रिएंट होती हैं तो उनका बॉडी वेट डेंजरस लेवल तक गिर जाता है। अब अगर उन्हें प्रॉपर साइकेट्रिक थेरेपी नहीं मिलेगी तो उनके लिए कई अदर कॉम्प्लिकेशंस का बाइस बन सकती हैं। तो उसके बिहाफ पे वो कहते हैं कि दे नीड साइकेट्रिक थेरेपी, और उसको कितना अरसा दरकार हो सकता है दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, और उसकी हम देखेंगे कि सेवेरिटी क्या है। तो वो कहते हैं कि इट टेक 2 to 4 years टू रिकवर, 2 से 4 साल लग सकते हैं। और उस दौरानिए में अगर वो खाना पीना वैसे जनरली बंद कर दे तो देन यू नीड इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावेनसली सोर्स आपको चाहिए जो कि उसकी फूड इनटेक की जगह काम कर सकें और उसकी बॉडी को हेल्दी रखें। तो ये हमारे पास कुछ डिजीज़ेस थे रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अभी भी कुछ चंद डिजीज़ बाकी हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।